तो बच्चों व्हाट वी आर डूइंग, अपना चैप्टर चल रहा है अपन लोगों का पीरियोडिक टेबल वाला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चल रहा है, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा उसमें क्या क्या होता है, पीरियड होते हैं, ग्रुप्स होते हैं एंड ब्लॉक्स होते हैं। पीरियड तो हमने देख लिया, सिंपल, एक पीरियड नंबर किसके ऊपर होता है, एन के ऊपर। जो उसकी सबसे बड़ी शेल वैलेंस शेल का नंबर है वही उसका पीरियड नंबर होगा, ठीक है। कितने से कितने जाते हैं ये, 1 to 7 है। ग्रुप ढूंढने का हमने अलग अलग देखा था, एस ब्लॉक वाले की अलग तरीका, पी ब्लॉक वाले की अलग है, डी वाले के लिए अलग है। एस वाले के लिए किसके इक्वल था, ब्लॉक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 1 या 2 ही होता है इसमें तो, ठीक है। पी का क्या था, हाँ जी, पी का क्या रिलेशन था ग्रुप ग्रुप नंबर के साथ, बताओ। हाँ जी, पी ब्लॉक वाला ग्रुप नंबर कैसे ढूंढते थे हम, बताओ भाई जल्दी। हाँ जी, हाउ वी फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सर हम 10 ऐड कर देते थे। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम ये डी कर रहे थे, डी वाला हमारा कनेक्शन ब्रेक होगा एंड में। तो डी वाले में कैसा होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, बताओ, मैंने लिख पाया था, सिंपल है, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाली एस में कितने हैं और उससे एक पहले वाली डी में कितने हैं, उन दोनों का ऐड कर दो, उससे क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे इफ यू टेक एग्जांपल, स्कैंडियम की एग्जांपल लेके देखते हैं, इस करें स्कैंडियम 21, ठीक है। अगर इसकी लिखूं बड़ी सारी, आर्गन आ गया 18, जहां पे क्या आता है 4s2 3d1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कौन सा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप होगा, क्वाइट सिंपल। हाँ जी, क्रोमियम की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, ये तो याद हो जानी चाहिए अब तक हमें, एक्सेप्शनल होती है ना क्रोमियम की, 1s स्क्वायर और 2s स्क्वायर। हाँ वो पीछे वाली छोड़ दो, आर्गन में कवर हो गया तो 18। 3d में कितने होते हैं इसके, 4, पता ना, यस या नहीं सर, पता, 3D में सॉरी सर 5, 5। यस, एक्सेप्शनल केस है ना इसका, ठीक है। तो क्या होगा इसका ग्रुप नंबर, 1 + 5 कौन सा ग्रुप होता है, 6 ग्रुप होता है, पीरियोडिक टेबल में देख लो। सो डी ब्लॉक का ऐसे फाइंड आउट करना है। सी एनी डाउट इन दिस, आस्क इट। नो सर। Okay, so let's proceed further. हाँ जी guys, do this question example, do this, hurry up. A B C D E 5 elements are here, इनकी सबकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, ठीक है। बताओ इनमें से कौन कौन सा सेम ग्रुप में होगा, कैसे पता चलेगा सेम ग्रुप में होगा भाई, जिनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो क्या होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। जैसे अगर देखो इसकी वैलेंस शेल की क्या है, एस में 2 पी में 1, इसकी वैलेंस शेल की क्या है, एस में 2 पी में 1, ये दोनों सेम ग्रुप के हो गए। बाकी देखो और किसी का ऐसे मैच नहीं कर रहा, किसी को अगर देखा जाए बाकी सबका अलग अलग है। सो ग्रुप ए एंड एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी आर इन सेम ग्रुप। ये सर मैं नोट कर लूं, एक सेकंड। हाँ करो करो, जल्दी करो, सब कुछ नोट करिए और जो जो मन करता है, पूछने की जरूरत नहीं है।
हाँ जी, डन। एक सेकंड सर। ओके ओके, समझ लग गया ना है बोला क्या गया इसमें? मेन चीज समझ लगना, बहुत इजी है। जिनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, ठीक है, उनका ग्रुप सेम होएगा। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, 2 मिनट रुको। ठीक है बच्चों, डन सर। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। थोड़ा सा आगे देखते भी हम। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक, जस्ट वेट। ये पढ़ो, क्या कहते हैं, एक एलिमेंट 1112 एटॉमिक नंबर वाला अभी डिस्कवर हुआ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ और बताओ किस ग्रुप किस पीरियड में ये होगा। ठीक है जी, इसके लिखने की कोशिश की हमने 112 नंबर वाले की, आप खुद ट्राई करना। सबसे बड़ी सी बड़ी जो नोबल गैस, जब तो पूरी लिख के देखना लंबी सारी, 1 से शुरू होके। जब दूसरा तरीका हमने क्या किया, सबसे बड़ी वाली जो नोबल गैस है रेडोन से, इसके पास वाली उससे करके लिख लिया। रेडोन का 86 हो गया, उसके बाद ये बनेगी इसकी 7s2 6d10 5f14। ठीक है, 5f14 7s2 6d10। तो जब इसका लिख रहे हो आगे आप, तो अब देखना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। किस में जाएगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन? चल लिखा 7s हुआ बाद में, लेकिन वो पहले भर जाता है, बाद में 6d भरता है इसका। 6d 7s के बाद भरेगा। सो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। अब लिख के देखो जब बड़ी सारी, तो जी किस में है, डी ब्लॉक में चला गया। ठीक है, सो अब डी ब्लॉक वाले का ग्रुप नंबर लगाने का मैं तरीका पता ही है कि लास्ट वाले डी और लास्ट वाले एस में देखो दोनों को प्लस कर, तो कौन सा ग्रुप आ गया इसका? 12th ग्रुप आ गया। और पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है? उसकी जो वैलेंस शेल का नंबर है सबसे बाहर वाली का, वही पीरियड नंबर होता है। इसे सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा नंबर शेल किसका? 7 है, तो इसका कौन सा पीरियड होगा? 7th पीरियड। समझे नहीं समझे? तो ऐसे किसी का भी आपको पूछा जा सकता है, उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, सारा कुछ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। फाइन गाइस, चले आगे। यस सर। लिख के देख लेना बना के इसको। ओके, तो अभी हम जो करने वाले हैं, हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस है। हाँ जी बच्चा लोग, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है? अभी मेटल की सिंपल बात याद रखना, मेटल कौन होते हैं अभी? विच गिव इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो वैसे हैं जी, हार्ड होते हैं, चमकते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, शाइन करते हैं। जो बाकी सारी चीजें बाद में, मेन डेफिनेशन मेटल की क्या है कि विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटल्स कौन होते हैं? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो देते हैं, इसलिए हमेशा इनके क्या बनेंगे? पॉजिटिव आयन बनेंगे। इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इनके कटायन बनते हैं। जो लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या आता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव आता है ना। इनका इनके एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आता है। सो दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाकी इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो जनरली सॉलिड्स होते हैं सिर्फ मरकरी और गैलियम को छोड़ के। ठीक है, हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड, सारा कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है,
और जो अगली बात मेन क्या है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, बेसिक, बेस होते हैं। समझ रहे की बात? जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर का होगा। K2O है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये बेसिक। इनके ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, कॉपर ऑक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज इससे उल्टी हैं, उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है जी, दिस इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमारे मॉड्यूल में एक और चीज लिखी हुई है इससे पहले, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, और उसमें लिखा है एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है सर? इक्विवेलेंट वेट, यस सर। बेटा इक्विवेलेंट वेट पता क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू सिंपल मॉलिक्यूलर वेट, जो हम बोलते हैं, जो एटॉमिक वेट बोलते हैं, सिंपल वाला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी। ठीक है जी, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसकी वैलेंसी या फिर उसकी एसिडिटी या फिर उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे इक्विवेलेंट वेट आता है। ओके, ये बेसिकली अपन लोग इसको फर्स्ट चैप्टर में करवाते होते हैं, वहां पे जो कराया जाता है जब नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ते हैं ना, तब कराया जाता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी के साथ डिवाइड कर दो, जहां उसकी एसिडिटी के साथ, जहां उसकी बेसिसिटी के साथ। समझ गए? तो वो वहीं से आपको ये निकला, जब कह रहे हैं ना इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट के साथ, तो क्या आ गया अपना एटॉमिक वेट, जहां कह लो, जब मॉलिक्यूलर वेट आ गया। यस सर। फॉर्मूला होता है इसका। चलो बच्चे आगे चलते हैं, मेटलाइड्स आगे आगे देखो। मेटलाइड्स क्या होते हैं? मेटलाइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, जैसे देखो इधर पीरियोडिक टेबल के इधर साइड पे सारे अपने क्या, पीरियोडिक टेबल जैसे ऐसा होता है ना अपन लोगों का। ठीक है, रफ सा मैं बनाता हूँ। इधर वाले सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे से आगे जाते हैं नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल टाइप आ जाती है चीज यहाँ पे सारी। लेकिन जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होती है ना, वो बीच वाला थोड़ा सा पार्ट किसका होता है? मेटलाइड्स का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल, उनके बीच में थोड़े से कौन आ जाते हैं? मेटलाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये है मेटलाइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टिन एंड टेनेडियम। ठीक है, इनके ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे मेटल के बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे, इनके क्या होंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करें। वो एज एसिड भी बिहेव कर लेते हैं और ऐसा बेस भी बिहेव कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अगली एक डेफिनेशन है बच्चों, टिपिकल एलिमेंट्स। क्या है अगली डेफिनेशन? जो थर्ड पीरियड के मेंबर्स होते हैं हर ग्रुप में, तीसरी वाला पीरियड जो होता है, उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल मेंबर्स। ये वाले हैं। एक मिनट रो, आपको पीरियोडिक टेबल खोल के दिखाता हूं मैं, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। हाँ जी बच्चे, दिख रहा है पीरियोडिक टेबल? यस सर। थर्ड पीरियड कौन सा है? ये पहला पीरियड, सेकंड, ये थर्ड। तो ये वाली लाइन है ना सारी, ये वाली, इन सबको हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, these are called typical elements, just keep in this mind। और उसकी अगर बात करूं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाए थे मेटलाइड्स, ठीक है, ये रहे मेटलाइड्स, दिख रहे हैं ये वाले? जिग जैग से लाइन बन रही है, जिन से निकल रही है, ये सारे क्या है अपने? सर गैलियम नहीं है साथ में?
हाँ जी, गैलियम नहीं है मेटलॉइड? कहाँ पे कह रहे हो? जो 31st है। नहीं, इधर से ये है, जर्मीनियम है, इसको इधर से निकालो। ठीक है जी। अब इनको टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक हर एक ग्रुप में जो ये मेंबर है, ये पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलती जुलती होती हैं ज्यादातर, क्योंकि पहले वाले का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन हर ग्रुप में जो टिपिकल लाइन वाला मेंबर है, पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज उसके साथ मिलती जुलती होती हैं ज्यादातर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसकी नेचर जान लो, हर एक ग्रुप में जो टिपिकल वाला है उसकी नेचर जान लो, पूरे ग्रुप की नेचर पता चल जाती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप वाले। ठीक है जी। अगली चीज बड़ी यस सर। इंपॉर्टेंट होने वाली है अपनी, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होती है? इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप लोग, यही लिखो, चलो ये लिखो, ये लिखी हुई है। some elements of second group, some elements of second period, ऐसे लिखो, some elements of second period। चलो मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, अपनी लैंग्वेज में। प्रॉपर्टीज ऑफ some elements in second period are similar with elements of third period of next group, elements of third period of next group, that is elements which are diagonally opposite to them, that is elements which are diagonally opposite to them. This is called diagonal relationship. So last I will repeat for you. That is elements diagonally opposite to them. This is called diagonal relationship. This is called diagonal relationship. ठीक है, इसकी पीरियोडिक टेबल से दिखाता हूं मैं आपको। लाइक इफ यू कैन सी, जो ये लिथियम की प्रॉपर्टीज है ना बच्चे, मैग्नीशियम से मिलती होती हैं, बेरिलियम में किससे मिलती होती हैं? एल्युमिनियम की, ब्रोंज से सिलिकॉन, ऐसे। ठीक है, डायगोनली ऑपोजिट की इनकी आपस में प्रॉपर्टीज मिलती होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। सेकंड पीरियड वालों की थर्ड पीरियड के अगले ग्रुप वाले से मिलती होती है। ठीक है, ये बीच में इसको छोड़ दो, ये तो अलग चीज आ गई, ये वाले को अगर देखें ऐसे होता है। ठीक है, इसका रीजन समझो क्या होता है। इसका रीजन होता है साइज, बिकॉज ज्यादातर प्रॉपर्टीज ना साइज पे डिपेंड करती है, बात याद रखना, आगे पढ़ेंगे हम साइज। ठीक है, और जो साइज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज, उन्हें आगे पढ़ना जी, डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। बोलो, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज, ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज। इंक्रीज। अब क्या हुआ, जब इधर से आगे गए साइज डिक्रीज हुआ, तो जितना हम ऊपर से नीचे उतने साइज इंक्रीज हुआ, और जब ये यहां से यहां गए फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जितना नीचे के आते हुए बड़ा, आगे जाते उतना ही थोड़ा सा कम हो गया। तो इससे क्या होगा, डायगोनल वाले ऑपोजिट वाले इनका साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। समझ में क्या कह रहा हूं? कि ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज हुआ, फिर इधर को इधर का साइज डिक्रीज हुआ, जो डायगोनली ऑपोजिट है इनका अप्रोक्सीमेटली साइज क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी इनकी सिमिलर हो जाती हैं। समझे नहीं समझे? इसको लिख सकते हो, रीजन क्यों होती है डायगोनल रिलेशनशिप। साइज increase on moving down the group, and size decrease on moving from left to right. So
size becomes approximately same of diagonally opposite elements. डायगोनल पता ना, टेढ़ी लाइन को डायगोनल बोलते हैं, जैसे ये स्क्वायर होता है आपका ना, तो शेप नहीं होती, जैसे स्क्वायर होता है, इसको डायगोनल नहीं बोलते होते, ठीक है, जैसे टेढ़ी जो लाइन है उसे डायगोनल बोलते हैं। समझ बच्चा लोग? यस सर। ये देखो यही लिखा हुआ एंड वाली लाइन देखो, ये जो मैंने लिखाया अभी, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अगली बात करेंगे अभी। ये ना इसमें बताया गया डायगोनली ऑपोजिट वालों की क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। वैसे ही आपको अच्छे तरीके से ना अगले चैप्टर्स में जाके आना होता है एस ब्लॉक वगैरह में, तो भी देख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो आप अभी के लिए, अभी इस पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये अगले चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। बाकी आपको मिल जाएगी असाइनमेंट, तब पढ़ लेना कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है आपस में, ठीक है जी। अभी जो Yes, मेन sir. मुद्दे भी बात पे आ रहे हैं वो है पीरियोडिसिटी का। कौन सा है? पीरियोडिसिटी। तो जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो क्यों होती है, ओके। इसके लिए हमें एक नई टर्म डिसाइड करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, जिसका नाम है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बिल्कुल नई बात है आप लोगों के लिए, इसको स्टडी करेंगे हम, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। इसके लिए थोड़ा सा समझो होता कैसे है। ये न्यूक्लियस है अपना अंदर, और ये बाहर बहुत सारी शेल्स होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो बाहर लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसके और न्यूक्लियस बीच में अट्रैक्शन होगी, ठीक है जी। ये अट्रैक्शन कितनी ज्यादा होगी जो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो न्यूक्लियर चार्ज, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, अब न्यूक्लियर के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव उतना ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब उतनी ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट? जितना No, sir. न्यूक्लियर। एक दूसरी चीज है जो किस पे डिपेंड करता है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये वर्ड बहुत बार सुनना पड़ेगा अभी में। दूसरी चीज क्या होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी डिसाइड करेगा। ये क्या होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग? जैसे मेरी बात सुनो, आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, बीच में एक दीवार आ गई, जब मैं बोलूंगा दूसरों पर थोड़ी सी आवाज जाएगी। जितनी ज्यादा दीवारें आती जाएंगी बीच में, आवाज जाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी ना, आगे तक इंटरेक्शन कम होती जाएगी। इसमें भी ऐसा ही है, जितनी ऑर्बिट्स शेल्स बीच में आई जाएंगे, उतनी अट्रैक्शन कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की। पर्दा कर देना, शील्ड कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हम सीधा न्यूक्लियर का चार्ज देख के नहीं बोल सकते कि जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी बाहर न्यूक्लियस से। बीच में क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें? कितने शेल्स आ गई, स्क्रीन आ गई, कितनी शील्डिंग होगी, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कंसीडर करके नेट कितनी अट्रैक्शन वो लगा पा रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय the actual charge of nucleus felt by outer electrons after considering shielding effect of inner shells is called effective nuclear charge. So it tells us about how much attraction is there between nucleus and outer electron.
इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच अट्रैक्शन इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो जिसमें ज्यादा होगा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसका जो फॉर्मूला से मैं फॉर्मूले अकॉर्डिंग लिखने का ये तरीका होता है, फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z क्या एटॉमिक नंबर, क्योंकि इससे प्रोटॉन आते हैं। न्यूक्लियस जितना Z ज्यादा होगा उतने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज दे रहा है। और ये सिग्मा है, ये अपना शील्डिंग फैक्टर था। सिग्मा क्या बताता है? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको निकालने का तरीका होता है स्लेटर रूल का, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। आपने बस ये इतना आइडिया याद रखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे आता है? जो नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज है Z में से स्क्रीनिंग फैक्टर को माइनस कर। ठीक है बच्चे, तुमने क्या Yes, समझा sir. अभी? दो बातें नहीं समझी। एक तुमने क्या समझा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये वर्ड बहुत बार आना आगे। शील्डिंग इफेक्ट, जो बीच में शेल्स आ जाती हैं, ठीक है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देती है, पर्दा कर देती है, शील्ड कर देती है। ठीक है, और जो नेट फोर्स अब वो लगा पा रहा है वो क्या होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई डाउट इसमें अभी तक? No, sir. जी अपनी लैंग्वेज में लिखी जाना बच्चे, साथ साथ में। अगर कुछ भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताना। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, दूसरा मेनली करती है डिपेंड साइज के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? साइज। मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही दिया कि साइज कैसे वेरी करता है, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रेडियस ही बोल देते हैं, साइज ही बोल देते हैं। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। ये क्वेश्चन नहीं होता, क्या होता है बच्चे कि एटम का साइज कितना बेसिकली, उसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है साइज, एटॉमिक साइज। एक तरीका होता है कोवेलेंट रेडियस से मेजर करने का। ठीक है, अगर दो चीजें कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, जैसे दो एटम जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। समझ गए? तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वैसे समझ लो कौन कौन से हो जाते हैं साइज को लिखने का तरीका। मेन अपना मुद्दा तो कुछ और है, ये तो बस लिखना है। एक कोवेलेंट रेडियस हो गया कि दो एटम अगर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके सेंटर को ज्वाइन करके जो डिस्टेंस आ रहा है। एक होता है वंडरवाल, दूसरा रेडियस कौन सा होता है? वंडरवाल वाला। ठीक है बेटा, जहां पे वंडरवाल की बात आएगी ना केमिस्ट्री में, वो याद रखना किसकी बात कर रहा होगा? मोस्टली गैसेस की। वंडरवाल ने मेनली काम किसमें किया था? गैसेस में। ठीक है जी, वंडरवाल फोर्स जो होती है, जो बहुत ही वीक फोर्स होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में, उसको वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है देखो, एक गैस गैस का ये मॉलिक्यूल है दो से बना हुआ, एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है कहीं दूर। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं? वंडरवाल्स रेडियस बोल देते हैं। ये काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट, क्योंकि इसमें दूर दूर होते हैं। ठीक है जी, चलो अगली बात पे चलते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन मेन आइडिया जो मैं बता रहा हूँ वही का। लास्ट वाला आ गया मेटेलिक रेडियस, किसी टाइप का जो होता है मेटल रेडियस। ठीक है, जब मेटल है, जो मेटल का क्रिस्टल है, मेटल के अंदर जो एटम जुड़े हुए हैं, उनके सेंटर के बीच में जो रेडियस होता है उसे क्या बोलते हैं? मेटेलिक रेडियस। ओके, तो अगर बात करें कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो एक बार बता देता हूं मैं आपको, बस इतना याद रखना। ये देखो, कोवेलेंट वाला सबसे छोटा होता है, फिर
मेटालिक क्रिस्टल वाला उससे थोड़ा बड़ा, वंडरवॉल वाला सबसे बड़ा। ठीक है, कोवलेंट एटम ज्यादा पास पास में होते हैं, मेटल में थोड़े से दूर दूर होते हैं, वंडरवॉल वाले तो काफी दूर होते हैं गैस वाले। इसमें बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं, यानी कि साइज अलग अलग तरह का लिखा जाता है। तो लेकिन सिंपल फॉर्म में आपने क्या याद रखना, साइज मतलब एटम का साइज, ऐसे याद रख लो। जो टेक्निकलिटी में इतने टाइप का होता है, लेकिन हमने मेन का याद रखना भी के लिए किसकी बात हो रही है, एटम के साइज की, वो कैसे बढ़ता या कम होता हम वो देखें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो देखते हैं। मैंने आपको साइज बता तो दिया था कि पीरियड के लॉन्ग लेफ्ट राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, मैंने पीछे बता दिया। ये पूरी केमिस्ट्री में चीज आती रहनी है बार बार, लेकिन हम इसका रीजन देख रहे हैं। हाँ जी सही, आप बताओ, 10th में पढ़ के आते हो अब ये चीज क्यों होता है? ये आपको होता है 10th में चैप्टर होता है, ये सीबीएसई वालों को नहीं होता। यस सर, वो ग्रुप साइज इंक्रीज सर इसलिए होता है क्योंकि वो शेल्स ऐड होते रहते हैं उसमें, तो रेडियस बढ़ता रहता है। नहीं, शेल्स ऐड होते रहते हैं, लेकिन वो भी तो होता है, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ता है, ट्रैक्शन में तो बढ़ती है। पर सर वो जब हम कंपेयर करते हैं शेल के ऐड होने पर जो जितना बढ़ता है और कितना वो स्मॉल बनता है, तो वो बड़ा कम वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कितना उसका साइज बढ़ता है। देखो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मैं बात करूं लिथियम की करें, फिर सोडियम की करें, ठीक है। एक ग्रुप के मेंबर है ना पहले ग्रुप के, ये इसका 3 होता है, इसका 11। इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s1। इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। लिथियम में कितनी शेल्स हैं बच्चे, 2 शेल्स हैं। सोडियम में कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। 3 तक चला गया ना ये। तो जैसे जैसे नीचे आई जाएंगे डाउन द ग्रुप, क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, नीचे एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है ना, देखो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो शेल्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट शेल्स का काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ी, वो कम रह जाती है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, इसलिए ओवरऑल अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें लिखाता हूं, लिखो। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज because nuclear charge increases, but also number of shells increase. Full stop. These inner shells have screening effect. These number of these inner shells have screening effect. So overall attraction between nucleus and outer electron decrease. रिमेन्स। Decrease, attraction कम हो जाती है, decrease, so size increase. समझ गए बात? साइज है क्या, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो साइज है। जैसे नीचे आए शेल्स अंदर बढ़ गई, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती गई और वो दूर चला गया। अब लॉन्ग पीरियड की अगर बात करें, जैसे हम किसी की भी उठा लें, लिथियम बेरिलियम इनकी उठाएं, अगर इसको उठा रहे भी हम, लिथियम और बेरिलियम को उठा रहे हैं, लिथियम का 3, बेरिलियम का
4, आगे बोरोन आ जाना 5 वाला। इनकी कन्फिगरेशन लिख के देख लो, 1s2 2s1। इस कितनी आनी है 1s2 2s2। इस कितनी आनी है 1s2 2s2 2p, हाँ जी 2p1। ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि देखो शेल सेम ही रह रही है, सब में दो दो शेल थे, इसमें भी दो शेल्स हैं, इसमें भी दो शेल्स हैं, इसमें भी दो शेल है, पहली और दूसरी। सो नंबर ऑफ शेल सेम रह रही है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। सो लिख लो, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज but number of shells remain same, so effective nuclear charge increase and attraction also increase between nucleus and outer electron, so size decrease, so size decrease। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है। अब बताओ कार्बन का साइज ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का साइज ज्यादा होगा? हाँ जी बताओ। हाँ जी बताओ क्या होता है? मैंने क्या पूछा है, कार्बन का साइज बड़ा होगा या ऑक्सीजन का? अगर मैं लिख के दिखाऊं सर कार्बन का। ये ऐसे चलता पीरियड, तो पहले कौन आया? कार्बन पहले आया, ऑक्सीजन बाद में आया। आपके को ज्यादा साइज कम हो रहा है, दिस मींस कार्बन का साइज ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है कुछ। एक्सेप्शंस की अगर बात करेंगे हम, पहली नोबल गैस जो लास्ट वाला इनर्ट वाला, इनर्ट गैस नोबल गैस, इनको जीरो ग्रुप ही बोलते हैं, वैसे तो 18th ग्रुप है लेकिन इसको जीरो ग्रुप ही बोल देते हैं। इनका अपने पीरियड में वैसे एंड में आती है राइट में, इनका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इनका साइज सबसे बड़ा है क्योंकि ये गैसेज हैं और इनको हम वंडरवाल रेडियस से लिखते हैं। इनको किससे लिखते हैं हम? वंडरवाल रेडियस से। तो इनका साइज एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, बाकी डाउन द ग्रुप वाला तो इनका का सेम ही है, वो तो डाउन द ग्रुप इनका बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन चाहे अपने पीरियड में ये एंड में आ रही है, ठीक है, लेकिन इनका साइज सबसे बड़ा है। होना कम चाहिए था बिकॉज पीरियड के एंड में है, लेकिन सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये वंडरवाल रेडियस गैस वाला है। ठीक है जी, एक जो और एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है साइज की बच्चों। जो अगली एक्सेप्शन है वो किसमें है? ट्रांजिशन सीरीज में। ये देखो पहली ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक वाला जो पहला है वो है ये, कॉपर क्रोमियम जिंक वाला। वैसे क्या होना चाहिए था, आगे आगे जाते साइज कम होना चाहिए था। इसमें क्या हो रहा है देखो, 1.44 याद नहीं रखनी, सिर्फ दिखाने के लिए 1.32, ठीक है, साइज कम हुआ, बीच में जाके कम होना रुक गया, फिर आगे जाके एकदम से बढ़ गया। ये एक्सेप्शन है। सो जो ट्रांजिशन वाले होते हैं उनमें लेफ्ट टू राइट साइज पहले क्या होता है, इंक्रीज जो नॉर्मल ट्रेंड है, देन एट द एंड इट स्लाइटली इंक्रीज, पहले डिक्रीज होता है जो तो नॉर्मल है, बट एट द एंड साइज एक्सेप्शनली इंक्रीज। ये लिख लो, इन अ ट्रांजिशन सीरीज द साइज फर्स्ट डिक्रीज नॉर्मली on moving from left to right, but at the end size slightly increase।
ठीक है, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो शील्डिंग कर देते हैं। ठीक है, लिखना लिख लो, बिकॉज when many electrons are added in a d orbital, they apply shielding effect. They apply shielding effect, so attraction of nucleus decrease on electrons and size increase. And size increase. ठीक है बच्चे, ये कुछ एक्सेप्शन थी साइज की। बाकी और भी एक्सेप्शंस होती हैं, जब वो आप पी ब्लॉक एस ब्लॉक आगे पढ़ोगे ना, तब पढ़ोगे आप एक्सेप्शंस और भी आती हैं। ठीक है जी, अभी हम चीज पढ़ेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आयंस का साइज, साइज ऑफ आयंस। देखो साइज ऑफ आयंस, आयनिक रेडियस। हाँ जी बच्चे, आयंस दो तरह के होते हैं, कटायन एंड अनायन। मान लीजिए कोई मेरा एक सिंपल है, ए कोई मेटल एटम है, कोई भी एटम है, इसका कटायन क्या होगा, ए पॉजिटिव, इसका अनायन क्या होगा, ए नेगेटिव। या फिर ए को पेरेंट एटम भी लिख देता हूं, सिंपल न्यूट्रल एटम जब पेरेंट एटम। एक बात याद रखना, साइज का ऑर्डर ऐसे होता है, कटायन का एटम से छोटा, अनायन का एटम से बड़ा। कटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, इसकी जैसे एग्जांपल बताऊं, मैं पूछूं कि सोडियम का साइज बड़ा है या सोडियम पॉजिटिव का साइज बड़ा है, किसका बड़ा होगा, साइज सोडियम का बड़ा होगा। ऑक्सीजन का साइज बड़ा है या ऑक्सीजन के अनायन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन के अनायन का साइज बड़ा है। ठीक है जी, इसका रीजन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कटायन अनायन वाला। ठीक है, इसका रीजन देखो, अभी ये लिखा हुआ टेबल में, ये पढ़ो। कटायन का साइज छोटा होता क्यों है, क्योंकि कटायन किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से बनता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि जब लूज होता है ना, तो नॉर्मली उसमें क्या होता है, कई बार पूरी की पूरी बाहर वाली शेल ही रिमूव हो जाती है। या दूसरा क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। नॉर्मल एटम में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसमें पुल बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, साइज कम हो जाता है। ठीक है, अनायन में उल्टा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। कोई डाउट इसमें, ये लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, अपने पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखी जाओ। अगर कुछ लिखने नहीं है तो बोल दो, मैं बोल के लिखा दूंगा, नोट्स नहीं वगैरह। सो आई एम अज्यूमिंग ये इजी चीजें आप लिख लोगे अपने आप। ठीक है, बट एक और पॉइंट याद रखना, आगे जाके काम आएगा, जो डी और एफ ऑर्बिटल होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, ये पॉइंट याद रखना। लिख लो, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग। क्यों सर? हाँ जी, क्योंकि बेटा जो क्यों इनके सर? ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप ऐसी होती है, ठीक है, कि उतना अच्छे तरीके से शील्ड नहीं कर पाते। ठीक है, साइज इनका बड़ा होता है। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि इतना अच्छे तरीके से पर्दा नहीं करता, शील्डिंग से नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते हैं, एक्सेप्शन राइज होती है, जो भी देखेंगे।
ठीक है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन बताऊं, इसे लिखा हुआ है हॉफियम और जर्कोनियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसे दिखाऊं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ कहाँ पे है ये, सी, यहाँ पे देखो, अगर आप देखें डाउन द ग्रुप जैसे आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन जर्कोनियम और हॉफियम का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे जर्कोनियम में एफ वाले नहीं है, हॉफियम में काफी सारे एफ वाले आ गए। ठीक है, जब हॉफियम आया ना, देखो हॉफियम के पहले कौन आ गए, ये सारे एफ वाले आ गए उससे पहले। तो हॉफियम वाले में एफ सेल, एफ वाले इलेक्ट्रॉन भी है, जर्कोनियम में एफ वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नीचे को जाते हुए क्या होना था, वैसे नॉर्मली साइज बढ़ना था, लेकिन एफ वाले आ गए, उनका क्या है, पुअर शील्डिंग फैक्ट, क्या है उनका, पुअर शील्डिंग फैक्ट, जिसकी वजह से साइज ना इंक्रीज नहीं। और सेम केस यहाँ पे भी होता है, जैसे एल्यूमिनियम टू गैलियम जा रहे हैं हम, जैसे ऊपर को नीचे आते थे, क्या होना था, नॉर्मली साइज ने इंक्रीज होना था, जब ब्रोन टू एल्यूमिनियम साइज प्रॉपरली इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम आए तो क्या हो, बीच में डी आर इंक्लूड हो गए। जब गैलियम की आप कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो इसमें क्या आ जाएंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। एल्यूमिनियम सिर्फ कौन से हैं, एस एंड पी वाले हैं, लेकिन डी में वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन डी का भी पुअर शील्डिंग फैक्ट है, तो यहाँ पे आते आते जितना साइज बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं इंक्रीज, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे डी वाले की वजह से आई एक्सेप्शन, और यहाँ पे किसकी वजह से आई, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ की वजह से, इसमें भी होगी। ठीक है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम सा हो जाता है, जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ता, बिकॉज डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जो थोड़ी जी दिमाग में उठा के रखना है। समझ रहे बच्चे बात को, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ जी, आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा, सही यूज, यस सर। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, जब ये अगले चैप्टर पढ़ोगे ना, काफी डिटेल में आएंगे आपको एक्सेप्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जब डी ब्लॉक का पूरा अलग से चैप्टर पढ़ोगे, जब ई ब्लॉक का अलग चैप्टर पढ़ोगे, तब ये डिटेल में आएगी क्वेश्चन। अगर अगली चीज देखेंगे हम, अगली डेफिनेशन, बस मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं पहले पिछले चैप्टर में, एक होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होती हैं, जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, वो एटम्स या आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ये सारी देखो, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, Na पॉजिटिव, ये सारी आपस में क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इनके सबके आप इलेक्ट्रॉनिक लिख के देखो, सेम आए। N3 नेगेटिव में कितने होंगे, नॉर्मल नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, इनसे 3 गेन कर लिए 10, 10, हर किसी में 10-10 आएंगे, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, ठीक है, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई तो साइज किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, ये लाइन लिखो। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जिसके ऊपर चार्ज, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसका साइज कम होगा उतने, याद रखना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना साइज कम। क्यों, अगर देख इसी एग्जांपल से करता हूं, O2 नेगेटिव, ये 2 के एलिमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, इसमें कितने हैं, 10। अगर प्रोटॉन्स की बात करें, इसमें कितने हैं, 7, इसमें कितने हैं, 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 7 कर रहे हैं। ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगी, इसमें होगी ना, तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ उतनी अट्रैक्शन ज्यादा हुई, तो साइज उतना ही कम हुआ। समझे नहीं समझे, लिख लो, इन द केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इफ
atomic number increase, that is nuclear charge increase, then size decrease. हाँ जी बच्चा लोग, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक की। ये सारे कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, इनमें इलेक्ट्रॉन सेम। ये तो वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज उतना ही कम हो जाएगा, सिर्फ आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। ये फिफ्थ करो, फिफ्थ और सिक्स्थ। बताओ इनमें से सबसे छोटा रेडियस किसका है, पहले में से बताओ। हाँ जी सर ओ का, क्योंकि बाकी दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो वो बड़े हो जाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाली जाओगे उतना साइज बड़ा। उतनी ज्यादा रिपल्शन। इसका देखो इनमें से सबसे छोटा किसका? P5+। जब रीजन कर चुके हैं, ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे। अगला देखो, इसका भी हम बता के आए हैं, वही है। Mg2 पॉजिटिव ऑक्सीजन O2 नेगेटिव से छोटा है, चाहे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। वही आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला जो मैंने पॉइंट दिखाया वही है, बिकॉज in Mg2 positive and O2 negative number of electrons are same but number of protons or nuclear charge is more in Mg2 positive, उसमें 12 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा है, तो साइज उसका कम है। ठीक है बच्चों, so that's all about for this lecture। तुमने क्या क्या पढ़ा बच्ची? अब बच्चों अभी आज हमने क्या शुरू किया था बताओ? हमने पहले ब्लॉक वाला थोड़ा फंडा क्लियर किया, फिर उसके बाद हमने क्या उसके पढ़ा? बाद हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स वगैरह, कुछ टिपिकल एलिमेंट्स, फिर डायगोनल रिलेशन। ओके, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। फिर क्या किया हमने? स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह वो देखा हमने। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने देखा साइज को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कोवलेंट वाला, वंडरवाल वाला, वंडर वाला गैस में होता है, एक मेटल में उसको क्रिस्टल साइज भी कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने साइज का ट्रेंड देखा, ठीक है। साइज किस किस ऊपर डिपेंड करता है वो देखा हमने। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो नंबर ऑफ शेल्स पे, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, कितनी अट्रैक्शन, ठीक है। फिर इन दोनों बेस पे हमने देखा कि नीचे ग्रुप में जाते हुए साइज बढ़ता है, पीरियड में आगे जाते हुए साइज कम होता है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हमने देखा कि कटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होगा, अनायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। फिर हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक का भी केस की, ठीक है। तो काफी कुछ हो गया ये, ठीक है। तो अभी हम ये लेक्चर एंड करते हैं।